कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया? कौन सा? अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं। भाई साहब, हो गया आपकी बात? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाईएस्ट पावर और लास्ट क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन देखा था। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा था? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। और इस केस में x की एक वैल्यू आ रही थी विच इज माइनस बी बाय ए। ठीक है, ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where ABC belongs to real number and A is not equal to 0. A is coefficient of A, coefficient of x square, where A is coefficient of x square, where B is coefficient of x and C is constant term. C is constant term. ठीक है, क्या ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर? ABC तीनों रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल, कोई भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी चेंज हो जाएगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो। ए की वैल्यू 0 अगर मैं पुट कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा और बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो एक्स की हाईएस्ट पावर जो है आपके पास, उस केस में ए की बचेगी। किस केस में? जब ए की वैल्यू 0 होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट है एबीसी रियल नंबर होने चाहिए और ए जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख सकते हो। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, वेयर 2 is coefficient of x square, where x is where 3 is coefficient of x, and 9 is constant term. ठीक है, x क्या है? एक वेरिएबल, वेयर x इज वेरिएबल। x की ही वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। x के जितनी ज़्यादा पावर होती है उसके उतने ही ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में आपने देखा ए एक्स प्लस बी है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो x का एक ही सॉल्यूशन आपको मिला विच इज माइनस बी बाई ए। जैसे 2x प्लस 3 है तो x एक वेरिएबल है क्या? x एक वेरिएबल है क्या? आप सोच के देखो कि x की एक ही वैल्यू निकल सकती है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -3/2 ही आ सकता है बस। तो x की जितनी ज्यादा पावर होती है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही मिला विच इज -3/2। और इस केस के अंदर x की हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? उन्हीं सॉल्यूशन को हम रूट्स के नाम से जानते हैं। हाईएस्ट पावर इज 2। अच्छा एक बात बताओ, 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? 2x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? टू एक्स प्लस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? रूट एक्स प्लस 1/√x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? अभी तो सोचते रहो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? चलिए, तो जितने लोगों ने जितने जवाब दिए वो सारे गलत थे। फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें एक कंडीशन होती है पॉलिनोमियल के अंदर, आप लोग पढ़ते हो a रेस्ट टू द पावर a0 x रेस्ट टू द पावर 0, a1 x रेस्ट टू द पावर 1, a2 x रेस्ट टू द पावर 2 और लास्ट टर्म an x रेस्ट टू द पावर n। जब कभी भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही तो बनता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल पता है आप लोगों को क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें दो से ज़्यादा टर्म्स हो यार। क्लासिफिकेशन दो ही केसेस पे होता है, नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अभी बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं बताता हूँ। तो x की जो पावर होती है ना वो एक होल नंबर होनी चाहिए हमेशा। होल नंबर कौन सा होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, x एक होल नंबर, x की पावर जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में बन रहा है ना, मतलब बन तो रहा है सर। ए एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, बी एक्स भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए एक्स स्क्वायर है क्या? बोले है सर, और साथ में कांस्टेंट टर्म है, यानी कि बी की वैल्यू तो 0 हो सकती है, मैंने केस बताया भी था आपको कि बी 0 हो सकता है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है और होनी कितनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर जो है, x की पावर यहाँ पर 1 है, अगर इसको आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 4x रेस्ट टू द पावर -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्यूब आपने बोला लेकिन आपने एलसीएम लेके बोला होगा। तो x की पावर कितनी है? हाई x की पावर 2 भी है, लेकिन x की पावर -1 भी है, लेकिन -1 नहीं आना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, और ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो क्वाड्रेटिक वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि x की पावर हाफ है। x की पावर, ये एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? x की पावर हाफ प्लस x की पावर -1/2। यहीं से देख के बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, और इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या है आपके पास? 1/2 है। तो इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी बात करें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। सर आप कहोगे कि सर x की हाईएस्ट पावर तो 2 है इसमें, अरे भाई तो बाकी की टर्म भी तो देखो, x की पावर 2 है, ये तो x की पावर -1 ही है। इस केस में आप कैसे कह सकते हो? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, जीरो लेवल से अगर आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इसको बेसिस ऑफ की जगह लिखना नंबर ऑफ टर्म्स, जल्दी ध्यान रहेगा। और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 2x आपको लिखा हुआ कहीं पर, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो ये पूरी एक ही टर्म है इसमें। अगर 2x प्लस 3, ये कितनी है? दो टर्म है इसके अंदर। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है? 3 टर्म है इसके अंदर। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो देखो, जब एक ही टर्म होती है तो उस केस में हम बोलते हैं उसको मोनोमियल। मोनोमियल। फिर जब एक से ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं बाइनोमियल, और फिर बोलते हैं आप ट्राइनोमियल बोल सकते हो या पॉलिनोमियल बोल सकते हो।
और इससे ज़्यादा भी हुआ तो आप इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, इसमें आ जाएगा। वैसे 2 से ज़्यादा वाले को भी अपन बोल देते हैं पॉलिनोमियल। और इन्हीं पॉलिनोमियल, इन्हीं टर्म्स के साथ में जब आप जीरो लगा देते हो तो वो एक इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पावर की बात करें कि पावर के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, तो आपने कल ही पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, है ना। तो ऐसा एक फॉर्मेट बन जाएगा आपका लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म ले लो आप, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। क्वाड्रेटिक हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में। फिर तीसरा हो सकता है आपके पास क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसके बाद अगर आप और भी अगर पावर आती है, जैसे 3 से ज़्यादा पावर जब होती है ना, हम उसको बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। जैसे ए एक्स रेस्ट टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और इन्हीं के साथ अगर आप जीरो लगा दोगे तो वो एक इक्वेशन की फॉर्मेट बन जाती है, ठीक है। सो ये कौन सा है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा वाला क्वाड्रेटिक। थर्ड कौन सा है? क्यूबिक में आपको ध्यान क्या रखना है कि केवल जो थर्ड पावर है यानी कि हाईएस्ट पावर 3 है वो होना चाहिए, बाकी कोई स्टेप नहीं भी होगा तो चलेगा। अगर ये सारे स्टेप मैं यहाँ से हटा देता हूँ तब भी चलेगा। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? बस वही होना चाहिए। अगर बाकी की टर्म नहीं हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लेता हूँ 2x³ = 0, क्यूबिक है कि हाँ है, बाकी टर्म हो या नहीं हो। आपको x की हाईएस्ट पावर 3 देखना है और साथ साथ में ये देखना है कि x की कोई भी पावर जो है वो होल नंबर ही होनी चाहिए, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट? ऐसे पॉलिनोमियल की हम बात करें तो पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप। और इसको ओपन करोगे आप तो ये बनता है a0 x की पावर 0, a1 x रेस्ट टू द पावर 1, a2 x रेस्ट टू द पावर 2, a3 x रेस्ट टू द पावर 3 एंड लास्ट टर्म आर an x रेस्ट टू द पावर n। इसी में से पॉलिनोमियल निकला हुआ है, इसी में से क्वाड्रेटिक निकला हुआ है, इसी के अंदर से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की अगर आप बात करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी कैटेगराइज हो सकता है। नंबर ऑफ पावर के टर्म्स पे अगर हम कैटेगराइज करें तो पावर के बेस पे भी कर सकते हैं। x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। तो आप देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है इसमें? x की पावर क्या आ रही है? एक होल नंबर है। जितने भी नंबर आप देखोगे ना सब होल नंबर है। देखो ये 0 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, 2 है, 3 है। ऑब्वियसली है तो 4 तो आएगा, 5 आएगा, -1 नहीं आ सकता, -2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, 3/2 नहीं आएगा, 4/7 नहीं आएगा। इनमें से कोई भी टर्म इसमें नहीं आएगी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दे दिया हो x² + 1/x की पावर 3/2, ये है क्या? पावर क्या है इसकी? 3/2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x² + x रेस्ट टू द पावर -3/2। अगर आप इसको ब्रेक भी करके लिखना चाहो तब भी एक तो टर्म बचेगी ही बचेगी। 3/2 का मतलब कितना होता है? मान लीजिए अगर पॉजिटिव होता तो, मान लो ये पॉजिटिव हो गया, अब अभी भी नहीं है क्योंकि 3/2 एक होल नंबर होता ही नहीं। इसी नंबर को अगर आप ब्रेक करके लिखो तो x × x की पावर हाफ, अब हो सकता है कि अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें हाफ आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको नहीं पता होगी, नहीं पता थी ना, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से मेथड होते हैं? और एलिमिनेशन कौन है? कहाँ से आई आवाज? वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। पर्दे से क्यों मुंह छुपा रहा? गलत काम करके थोड़ी आया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वहां पर एलिमिनेशन यूज में होता है ना। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 मेथड होते हैं इसमें। कौन कौन सा? एक मेथड होता है आपका
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक आपके पास होता है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य को आप इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से ही सुना होगा, इसका एग्जैक्ट नाम जो है वो श्रीधराचार्य है ना। और फिर जो एक और आता है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये 3 मेथड है आपके पास, ठीक है। अब इनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, इसमें एक टॉपिक और बचता है, जितना मैंने आपको बताया ये तो है, इसके अलावा एक टॉपिक और बचता है, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। बस इतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब सबसे पहले एक एक केस को समझते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आपकी चॉइस हो उससे सॉल्व कर लेना, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी से करना हो। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अगर आप इस वर्ड को समझ रहे हो तो आप इजीली कैच कर पाओगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी बीच वाले टर्म को तोड़ना है कैसे भी करके। अब मान लीजिए कोई एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है जो बीच वाली टर्म है ये वाली, इसको आपको स्प्लिट करना है, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना है। अगर हम बात करें कि कितने वैल्यूज आएंगी इसके, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इसके 2 ही रूट्स निकल सकते हैं, मैक्सिमम रूट जो है वो 2 ही निकल सकते हैं। अब बीच वाली टर्म को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया 1, कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं ना। 0 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। इस 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा। अब आपको इस 6 के फैक्टर करने, और 6 के फैक्टर इस तरह से करना। अरे वो क्या हाथ वाथ पकड़ के खेल रहे हो तुम दोनों, ऐसे कौन पकड़ता क्लास में यार। 6 6 अगर 6 की बात करें, 6 के फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 2 एक ही बात है, वो तो 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो। अब आपको वो नंबर देखना है, वो दोनों नंबर्स देखने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आ जाना चाहिए। तो आप देखोगे सर 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया, प्लस का 2x और प्लस का और प्लस 6। तो ये जो 5 वाली टर्म थी इसको आपने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नया कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स ले लो, उन 2 में से कोई एक टर्म कॉमन ले लो। x कॉमन दिख रहा है, दोनों टर्म्स में से एक कॉमन ले लो। और 3x और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 और इज इक्वल टू, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करो तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करो तो x इज इक्वल टू, ये जो आपने x की 2 वैल्यूज निकाली है -2 और -3, इन्हीं को हम बोलते हैं रूट्स, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोज। रूट्स और जीरोस का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसको अगर आप इक्वेशन में पुट करो तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे -2 अगर आप इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में तो इज इक्वल टू आपको 0 ही मिलेगा, अगर आप -3 पुट करोगे तब भी आपको 0 ही मिलेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं जीरोस, इसलिए उसको जीरोस बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं पता होता तो अल्फा बीटा लेते हैं ना।
इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, बस फॉर्मेट ये रहना चाहिए उसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एबीसी की वैल्यू तो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी, -7, -8, -7/2, 8/2, 9/2, 3/2, 7/2, 6/2, कोई भी टर्म्स हो सकती है। कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, कोएफिशिएंट जो है वो तो आपके चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करना है एक बार, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है इसको। हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। हो गया फैक्टर जी, थोड़ा जोर से बोलना, फैक्टर गलत हो गए। आपने इसको इसके आगे 1 लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू -6 कितना होता है, -6। आपने फिर इसके फैक्टर किए होंगे, इसके फैक्टर करोगे, माइनस को छोड़ दो तो 1 इंटू 6 बन सकता है और 2 इंटू 3 बन सकता है। ठीक है, मुझे बनाना था माइनस का 1, -1 कब बन सकता है, जब -3 हो और प्लस का 2 हो। -3 + 2 को सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा और -3 + 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, -x की जगह आपने लिख दिया -3x + 2x - 6 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, सो x - 3 बचा, और इन दोनों में से +2 कॉमन आ रहा है तो x - 3 बचा। एक बात ध्यान रखना, ये जो दोनों टर्म्स है 98% क्वेश्चंस के अंदर सेम ही आएगी, रटना मत, 98 बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जब सेम नहीं आती, तब हम उसको कॉमन नहीं लेते।
अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 और यहाँ पर आपके पास बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इज इक्वल टू में 0 नहीं लगाते हो तो वो एक इक्वेशन की फॉर्मेट नहीं बनती है, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल बन जाएगा। बहुत से ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सबने मैक्सिमम बच्चों ने नहीं लगाया। इज इक्वल टू नहीं लगाओगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा और x की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया 0 को, ये 0 मैंने हटा दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अरे बता ही नहीं सकते ना, x की वैल्यू कैसे बताओगे आप, इक्वल ही नहीं है कुछ, तो ये तो पॉलिनोमियल वाली टर्म्स बन गई। अब इसको अगर 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इज इक्वल टू एक बार आ रहा है +3 और एक बार आ रहा है -2। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किस किस को फैक्टर करने में समस्या हुई होगी? चलो एक बात बताओ, इसके फैक्टर क्या होंगे? एक और क्वेश्चन लिखो। होंगे ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? ये कह रहे होंगे ही नहीं, अगर इक्वेशन है तो कुछ तो वैल्यू आएगी, भले गलत ही आए। +1 +2 -1 कैसे? कॉमन तो आ ही नहीं सकता, मिडिल टर्म से नहीं आएगा। और सो गई कि x² + x + 1 = 0। अब अभी भी आपने सीखा मिडिल टर्म, अब मान लो मिडिल टर्म आपको यूज में नहीं आ रही, फैक्टर ही नहीं हो रहा, अब ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में इंडियन लोग जो है वही याद आते हैं। एक अंकल थे हमारे श्रीधर आचार्य, यहीं रहते थे पास में, चाय वाले की दुकान के पास में। इन्होंने एक मजाक मजाक में फॉर्मूला दे दिया कि अगर कभी आप लोगों से ऐसा हो, अटक जाओ कहीं, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो x की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। x इज इक्वल टू -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2। ये कब अप्लाई होता है? जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई नहीं हो रहा हो। अगर हो रहा हो तब भी अप्लाई हो जाता है, हर केस में अप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है और आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती, दिमाग ही नहीं लगाना होता। ए बी सी की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू आपके पास 1 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू भी 1 है। और तीनों वैल्यू को अगर आप इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -b -1 प्लस -1 -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x की एक वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2। अभी तक मैंने आपको इमेजिनरी नंबर नहीं बताया, तब तक के लिए इतना ही ध्यान रखो। इसके रूट क्या बनेंगे? -1 प्लस, इसके दो रूट्स बनेंगे, कौन कौन से? एक बनेगा -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2, एक बनेगा -1 प्लस -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास सेकंड वाला केस था, दैट इज क्वाड्रेटिक। ये था सेकंड वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य। मतलब जरूरत कहाँ पर पड़ी, इसके बिना भी तो काम चल ही रहा था ना, इसीलिए जरूरत पड़ी कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जाता है, मिडिल टर्म अप्लाई नहीं होता, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स में भी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचर ऑफ रूट्स में भी इसके नेचर क्या होगा, और रियल होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, या किस टाइप का होगा। अब यहाँ पर एक नई चीज और इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज √-3। आपने कभी ऐसा नंबर देखा भी नहीं होगा। कैलकुलेटर निकाल रहा है क्या? देखने, अंडर रूट से निकालना, √-3 निकालो, देखो। वाह, तो फिर -√3 और उसमें फर्क क्या है?
एरर ही आएगा, निकलेगा ही नहीं ना। रीजन बताता हूं आपको क्या आ रहा है। वो तो √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू होती है 1.73205। मैं लिख रहा हूं, आप √-3 निकालना है आपको। और आपका अगर कैल्सी अगर वैल्यू बता रहा होगा ना 1.73, तो वो इसकी वैल्यू बता रहा है, ये √3 की वैल्यू होती है। चलिए अब एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाता हूं, दैट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? ऑब्वियसली जो रियल नंबर नहीं होता। अब रियल कौन सा होता है? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है। तो इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होता। जैसे √-1, दिस इज कॉल्ड √-1। इसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कांट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इस नंबर को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, √-1 को। इसके लिए एक नया सिंबल, एक चाचा थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया था, बोले कि यार इसके लिए आप एक नया सिंबल यूज में लो, जब भी √-1 दिखे आप इसको आयोटा से डिनोट कर दो, आई से, आयोटा। कहीं पर भी आई लिखा हो स्मॉल में, ध्यान रखना स्मॉल में, कैपिटल में अगर लिखते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तो इसको आयोटा मत मान लेना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आई और जेड। टी से भी कर देते हैं, इंटीजर से भी डिनोट कर देते हैं, ये आई, कैपिटल आई इंटीजर को भी डिनोट करता है। तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं √-1 को। मान लीजिए अगर √-2 हुआ तो इस नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो, √-1 इंटू 2। अब इसमें लगेगा इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट, इसे मैं लिख सकता हूँ √-1 इंटू √2। √-1 को क्या लिख सकता हूँ? आयोटा, और √2 एज इट इज आ जाएगा। तो आयोटा √2 जो है वो क्या बन जाएगा? माइनस √-2। अगर √-4 लिखा है तो इसे क्या लिख सकता हूँ? क्या इसे मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 4। सो √-1 इंटू √4। √-1 कितना होता है? आयोटा, और √4 कितना होता है? तो इसे 2 आयोटा लिख सकते हो। समझ में आ गया? पक्का। √-9 हुआ तो अब सिर्फ दिमाग इतना सा लगना चाहिए कि रूट में अगर माइनस लिखा है, इस माइनस को हटाना है तो बाहर आयोटा लगा दो, और रूट का अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू रख दो, अदरवाइज वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो 9 है, 9 किसका रूट होता है? 3 का। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो 3 लगा दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर -14 आया, तो आपको पता है कि माइनस को बाहर निकालना है रूट से, तो आयोटा लगा दिया। √14 के कोई फैक्टर नहीं होते, √14 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। एक और नंबर देख लो, इमेजिनरी नंबर देखा ना, अभी एक नंबर और देख लो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये नई बीमारी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर, जैसे रियल नंबर होता है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब रियल, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसे जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। तो सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए इज द रियल पार्ट एंड आयोटा बी इज द इमेजिनरी पार्ट। अब ऐसा भी हो सकता है सी इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस आयोटा डॉट जीरो कर दोगे तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। आयोटा को जीरो से मल्टीप्लाई करो, वापस जीरो आ जाएगा, मतलब टू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। सी इज इक्वल टू ये भी हो सकता है आयोटा √2, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है? 0।
दो तरह के केस बन सकते हैं, एक बनता है प्योर रियल नंबर, एक बनता है प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और प्योर इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा। ये थोड़ा सा पोर्शन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इस बार। प्योर रियल है, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी इज इक्वल टू 0। और प्योर इमेजिनरी है, इट मीन्स रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये प्योर इमेजिनरी है या प्योर रियल है? प्योर रियल है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। और ये वाला प्योर इमेजिनरी है, क्यों? क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है? 0। बात समझ में आ गई? ये तो था आपके पास इमेजिनरी नंबर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अब आप लिख सकते हो इजीली। -1 माइनस को बाहर निकालोगे आयोटा √3 डिवाइडेड बाय, और दूसरा वाला केस क्या बन जाएगा? -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? पक्का? चलिए एक और टॉपिक है आपका, वो भी बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये भी किस यूज में आता है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के। ये जो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है ना, वो इसी से निकाला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस 2x प्लस 1, कुछ ऊट पटांग सा लेते हैं, रुको। ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलने से पता लग रहा है कि आपको क्या करना है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? a+b के होल स्क्वायर बनाना है या a-b का होल स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम दो ही टाइप के फॉर्मूले बनाते हैं, या तो हम a+b का होल स्क्वायर बनाते हैं या a-b का। ये दो आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी बनती है। अब बनानी कैसी होती है वो देखिए, उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? सेकंड स्टेप, ऐड और सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ऐड और सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। और थर्ड स्टेप है आइडेंटिटी, इधर a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ऐड और सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, एंड आइडेंटिटी बनेगी किसकी? या तो a+b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a-b का होल स्क्वायर बनेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? पहला वाला केस क्लियर, पहला वाला स्टेप क्लियर। दूसरा क्या है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ x 3। तो देखो फर्स्ट स्टेप तो आपका ऑलरेडी क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x का, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगी सेकंड स्टेप में, x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4, और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस बन गया, अब तो हो गया सॉल्व। ये थर्ड स्टेप आपका आ गया। a² 2ab प्लस b²। अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता ना, ये वाला टर्म, तो a-b की आइडेंटिटी बनती, और प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी बनेगी। कैसे बनेगी वो देख सकते हो। इस पूरे को आप लिख सकते हो x 9/4 है, इसका मतलब 3/2, सो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करोगे तो वापस देखो a² प्लस 2ab प्लस b² 3/2 का होल स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वापस ऊपर वाली टर्म बन गई।
बन गई ना। और अब आपके पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बची, +1 और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 5, इन दोनों को माइनस का 5/4 आ रहा है, ठीक है। माइनस के 5/4 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √5/4, और x की वैल्यू निकालनी है अगर तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √5/2 माइनस 3/, एक बार प्लस का आ जाएगा एक बार माइनस का आ जाएगा, बस इसकी दो वैल्यूज बन गई। एक बनेगी प्लस √5/2 माइनस 3/2, एक बनेगा माइनस √5/2 और माइनस 3/2। हो गया सॉल्व। ये प्रोसेस होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। कौन सा? नहीं नहीं वो नहीं, वो तो नेचर ऑफ रूट्स में आएगा, इसके बाद आएगा वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ तक का ये तो था, मैंने आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का। नेचर ऑफ रूट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये टॉपिक, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यस, ये पीडीएफ में ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ। चलिए जनाब, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड